हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यूज जो कि मैं 100 एमसीक्यूज लेके आई हूँ, 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। राइट, ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है तो इनडायरेक्टली इनके बेसिस पे नए क्वेश्चंस की फॉर्मेशन कर देते हैं। राइट, सो आपको जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो भी आपने देखा अभी, प्रीवियस सेशंस जो मैंने लिए थे, अगर उनको आपने देखा होगा तो आपको एक आइडिया लग गया होगा दैट कि कितना क्या लेवल है एनटीए यूजीसी नेट का। अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर करने जा रहे हैं इस एग्जाम को देने के लिए, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल है और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। राइट, सो जब भी आप प्रिपरेशन किसी भी चीज के लिए आप तैयारी करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर एक थारो थॉरो स्टडी की जरूरत पड़ती है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो उसके लिए अगर आप थॉरो स्टडी की बात करते हैं तो थॉरो स्टडी के लिए क्या करना होता है हमें, दैट वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन दी स्टडीज। और उन स्टडीज के का जो आपका पैटर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। थ्योरी आप जब भी लेते हैं, किसी भी क्लास, किसी की भी क्लास लेते हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, या ऑनलाइन में किसी पर्टिकुलर एडुकेटर आपको जो पसंद आते हैं उनका लेते हैं, तो आप जब भी वो थ्योरी पार्ट कराते हैं आप थ्योरी से एक शॉर्ट नोट बनाया करिए। वो शॉर्ट नोट एग्जाम में, जब एग्जाम नजदीक आता है तो वो उस टाइम आपके काम में आता है। राइट, एंड उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज पे ध्यान देना होता है। पीवाईक्यूज, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने होते हैं कि आप, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या लेवल रहा है पिछले 10 साल से और अब का क्या लेवल रहा है। आप अगर देखेंगे पिछले पिछले 10 साल का, आप अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2022 चल रहा है, राइट। आप 2011 या 12 का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो क्या लेवल तब था और अब क्या लेवल हो चुका है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। सो वो क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम में। और एक लेवल आपको ये भी पता चलता है कि 2012-13 में क्या लेवल रहा और अब क्या लेवल हो चुका है। सो इसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्वेश्चन थोड़े इजी हुआ करते थे, वन लाइनर हुआ करते थे। अभी क्या होता है कि एक 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं, सपोज वो मैचिंग वाले आ जाते हैं, तो आपको वहां पर 4 क्वेश्चन, 4 ईयर्स को याद रखना पड़ता है। राइट, 4 ऑथर को मैच करने का दे देता है, प्रोविजंस एंड एक्ट दे देते हैं, दोनों 4 ऑप्शन बना के, और उनमें आपको मैच करना होता है। राइट, सो अभी आप देखेंगे कि जब पिछले 3-4 सालों से जो लेवल है यूजीसी नेट का वो काफी टफ कर दिया है यूजीसी ने। राइट, वो टफ हो चुका है। सो आपको हमेशा जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर जो भी आप तैयारी करने जा रहे हैं, अभी तो हम फिलहाल बात करेंगे यूजीसी नेट की ही, क्योंकि हम यूजीसी नेट की क्लास में बैठे हैं। सो यूजीसी नेट की अगर बात करते हैं तो आप अपने थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, प्लस एमसीक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर ऑफलाइन जहाँ पे भी आप क्लासेस ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। राइट, अगर आप कहीं पे भी ढीले होते हैं, कहीं पे भी लगता है कि ठीक है ये हो जाएगा, ठीक है कर लूंगा, तो नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। राइट, सो जब तक आप सारी चीज़ों को ले करके नहीं चलेंगे तो तब तक आप, अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। सो डोंट थिंक सो कि मैं आपको डीमोरलाइज कर रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। मैं आपको इसलिए ये सब चीज़ें बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीज़ अचीव करने में मुझे टाइम लग गया उस चीज़ को आप भी उतना टाइम लगाएं। मैं चाहती हूँ कि आप 1 या 2 अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें। इवन मैं चाहती हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें, क्योंकि आपका मेन चीज़ क्या होती है तैयार, कभी कभी क्या होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, सही एजुकेटर नहीं मिल पाता, सही गाइड नहीं मिल पाता। और हम एक टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या लेवल होना चाहिए, हम इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं रहते हैं, हम बस पढ़ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों पे आपको एक बार एनालिसिस करना होता है। राइट, सो अभी तो बहुत सारे एक्सपोजर है, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे आपको एजुकेटर मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना चाहिए आपको बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो अभी हम ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। ये सारे स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस सेशंस में कराए हुए हैं। आप
अगर नहीं देखे हैं इन सेशंस को तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जा करके। ऑलराइट, सो ये सारे क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट सेशंस में, राइट। ऑलराइट, सो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा इस सेशन का। Which of the following statements relating to the participation of workers in Management Bill 1990 is not correct? आपको not correct पूछा है। So which of the following statements relating to the participation of workers in Management Bill 1990 is not correct? आपको not correct पूछा है, आपके सामने options है, let's read. Option number 1, the bill was introduced in the last Lok Sabha on 30th May 1990. Second देखेंगे, he introduced the introduction of this he की जगह the होना चाहिए, the introduction of this bill was the first comprehensive legislative efforts towards the promotion of workers' participation in management in India. Third, the bill envisaged a three-tier system of workers' participation in management. And fourth one is the bill provided for the appointment of inspectors and specified penalties for violating the provisions of the act when enacted. So मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को खुद से पढ़िएगा एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमें नहीं आता है जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपको एक क्लू मिलता है कहीं ना कहीं से इंटरनल आपको कि ठीक है, नहीं ये इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये आपको पर्टिकुलरली, जबकि आपको पता नहीं होता है एग्जैक्टली कि ये, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन शायद पहली बार देखा हो, राइट। लेकिन फिर भी आप दोबारा अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होने लगती है और आपके पास 50-50% का चांस हो जाता है कि आप उस क्वेश्चन को सही मार्क कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद, राइट। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप दोबारा इस पर एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप एंड देन आप सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन द 30th May 1990। ऐसे क्वेश्चंस के ईयर याद रखने होते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है आपके पास कि ये ट्रिक होगी तो आप ऐसे याद करेंगे। इन क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ग्लिम्स डालना चाहिए होता है, आप इस क्वेश्चन को आज आपने पढ़ा, फिर 10 दिन बाद पढ़िए, या फिर इसी पूरा जो आपकी सीरीज में लेकर के आई हूँ 100 क्वेश्चन की, जो भी मैं सेशंस लेती हूँ उन सेशंस को आप एक बार हर 10 या 15 दिन पे एक बार फिर से उसको देख लिया करिए ताकि वो आपको माइंड में छप जाए, राइट। सो सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप रट्टा मारिएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप समझ के अगर पढ़ते हैं तो एक या दो बार में आपको काफी होता है, एग्जाम के टाइम पे आपको थोड़ा ग्लिम डालना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सच में याद रखने की जरूरत होती है उन चीजों को। जैसे ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको ये बिल की ईयर याद रखनी है, डेट याद रखना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा दिमाग आपको रहता है कि आपको दिमाग में बिठाना पड़ता है कि ये क्वेश्चन का कोई और ट्रिक नहीं है, आपको सिर्फ याद करके ही रखना है। तो याद करके ही रखने के लिए आपको 2 से 3 बार कम से कम पढ़ना होता है, राइट। सो क्या क्वेश्चन था, which of the following statements relating to the participation of workers in management bill 1990 is not correct? so not correct पूछा था आपको, राइट। बाकी के देखेंगे क्योंकि आपका सही आंसर है, not correct पूछा था, तो as per the question the right answer is option number 1, the bill was introduced in the Lok Sabha on the 30th May 1990, ये not correct हो जाएगा। बाकी के 3 देखेंगे, the introduction of this bill was the first comprehensive legislative effort towards the promotion of workers' participation in management in India. That's correct. Third देखेंगे, the bill envisaged a 3-tier system of workers' participation in management. The fourth one is the bill provided for the appointment of inspectors and specified penalties for violating the provisions of the act when enacted. राइट। सो ये तीनों 2, 3 and 4 आर राइट। रॉन्ग क्या है, ऑप्शन नंबर 1। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे ऑफ दिस सेशन, that which of the following statements relating to the trade unions under the Trade Unions Act 1926 are not true? आपको not true पूछा है क्वेश्चन में। कई बार आप
जब एग्जाम में होते हैं तो आप इतने ज्यादा प्रेशर में रहते हैं कि आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे पूछा नॉट ट्रू, तो नॉट को अक्सर आप स्किप कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो जब भी आप एग्जाम में पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे, राइट। सो द option number A, every registered trade union has to submit a half yearly return to the registrar of trade unions. B, any person who has attained the age of 18 can become an office bearer of trade union. C, retired or retrenched employees of an organization holding an office in a trade union shall not be constructed as an outsider. D, the number of outsiders working as office bearers in registered trade union functioning other than in an unorganized section shall be limited to 8. सो आपको नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसमें से आपको नॉट करेक्ट बताना है। इसका मतलब कि जो ऑप्शंस की फॉर्मेशन जो हुआ है, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें दो दो दिए गए, ए बी बी सी एंड ए डी। इसका मतलब कि दो सही है इसमें से और दो रॉन्ग है। इस क्वेश्चन से आप तैयार कर सकते हैं कि आपको सही भी आपको देखने को मिल रहा है, उसमें रॉन्ग भी देखने को मिल रहा है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो नॉट ट्रू तो हम फाइंड कर लेंगे कोई आंसर मिलते ही, लेकिन आपको पता भी चलेगा इसमें कि दो जो सही है वो कौन से सही है और क्यों सही है, क्या बोला गया है अगर सही है तो सही वाले जो ऑप्शंस है उनके बेसिस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इवन बनते हैं, राइट। तो आप उनको ध्यान से देखेंगे। ये सारे ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपके लिए, आपके लिए ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। सो आपका ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से अगेन पढ़ेंगे और आप एक बार कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, राइट। सो अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए एंड डी, राइट। ए एंड डी इसका सही आंसर है। ए देखेंगे सही आंसर क्यों, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा था, तो इसमें से ए और डी नॉट करेक्ट है। देखेंगे कैसे। Every registered trade union has to submit a half yearly return to the registrar of trade unions. ये हाफ ईयरली नहीं होता है, फुल ईयर का होता है, राइट। लाइक पूरे ईयर का होता है रिटर्न, राइट। सो हाफ ईयरली यहाँ पे दिया गया, दैट इज वाई द ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड एज पर द क्वेश्चन दिस ऑप्शन इज राइट फॉर द क्वेश्चन। एंड डी देखेंगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आउटसाइडर्स वर्किंग एज ऑफिस बियरर इन रजिस्टर्ड trade union functioning other than in an unorganized section shall be limited to 8. जो limited to 8 है ना, ये इसमें जो limitation है कुछ और है, राइट। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको फाइंड करेंगे कि क्या होता है, क्या हो लाइक क्या एग्जैक्टली है इसका नंबर, राइट। सो ये 8 ना होकर के कुछ और है, ये 8 नहीं है यहाँ पर, राइट। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बी और सी देखेंगे, ये सही ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एंड डी आर इनकरेक्ट। सो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी देखेंगे, ये ट्रू है, ठीक है। ये क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 कैन बिकम एन ऑफिस बियरर ऑफ द ट्रेड यूनियन। जो कोई भी पर्सन है अगर वो 18 साल का हो गया है तो वो मेंबर बन सकता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, right? That person can be office bearer of the trade union if that person is attained the age of 18, right? अगर कोई भी पर्सन 18 साल का हो गया है तो वो किसी भी ट्रेड यूनियन का ऑफिस बियरर बन सकता है, राइट। ये करेक्ट बात है। सी देखेंगे, retired or retrenched employees of an organization holding an office in a trade union shall not be constructed as an outsider. That is correct. ये सही बात बोली गई है यहाँ पर कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर रिट्रेंच किया जाता है कंपनी, लाइक उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई है, मटेरियल की कमी हो गई है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज को रिट्रेंच करना पड़ता है कॉस्ट कटिंग के लिए। तो जो रिटायर्ड पीपल होते हैं, रिट्रेंच पीपल होते हैं, उनको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइडर नहीं मानती है, बल्कि उनको इनसाइडर ही मानती है। तो यहाँ पर जिन्होंने बात बोली है कि वो उनको आउटसाइडर कंसीडर नहीं किया जाता है, दैट इज करेक्ट, बल्कि उनको इनसाइडर कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट एंड ए एंड डी आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन में आपका क्वेश्चन पूछा था नॉट करेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ए एंड डी वुड बी द राइट आंसर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन के जो क्वांटिटी है वो भले ही कम लेंगे, लेकिन हम क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, राइट। सो अंडर विच टाइप ऑफ यूनियन सिक्योरिटी an employee in the bargaining unit is obliged to pay dues to
the union in return for the collective bargaining service which it is rendering to him, although he does not join the union. राइट सो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे राइट टू अंडरस्टैंड अंडर विच टाइप ऑफ यूनियन सिक्योरिटी, किस तरह की यूनियन सिक्योरिटी में के अंदर an employee in the bargaining unit is obliged to pay dues to the union in return for the collective bargaining service which it is rendering to him although he does not join the union. So आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 प्रिफरेंशियल यूनियन शॉप, सेकंड क्लोज शॉप, थर्ड एजेंसी शॉप एंड फोर्थ यूनियन शॉप. क्या सही आंसर होगा इसका? सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रिफरेंशियल यूनियन शॉप. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिफरेंशियल यूनियन शॉप. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ भी नहीं आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे एंड देन आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. प्रिफरेंशियल यूनियन शॉप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. राइट, let's move to the next question. As per the force field analysis, change will take place when? राइट, सो आपके सामने ऑप्शंस है ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स द रेस्ट्रेनिंग फोर्स. ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या, पहले ये समझेंगे कि जब कभी भी आपको चेंज देखने को मिलता है या फिर चेंज होती है तो उसमें किस तरह की फोर्स इन्वॉल्व होती है. आपका रेस्ट्रेनिंग फोर्स जो होता है ड्राइविंग फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है, या फिर आपका जो ड्राइविंग फोर्स होता है रेस्ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग होता है, वाइस वर्सा. आपको यही पूछ रहा है राइट क्वेश्चन में. सो सेकेंड ऑप्शन देखेंगे ड्राइविंग फोर्स एंड द रेस्ट्रेनिंग फोर्स को रिलेट विथ वन अनदर. थर्ड, ड्राइविंग फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन रेस्ट्रेनिंग फोर्स, जैसा कि मैंने बोला. फोर, रेस्ट्रेनिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ड्राइविंग फोर्स. सो इसका सही आंसर क्या होगा? कभी भी कोई भी अगर चेंज होता है तो उस चेंज के पीछे क्या फोर्स होता है. तो ऑब्वियस ही बात है, जब कभी भी आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्ट्रांग होगा, रेस्ट्रेनिंग फोर्स है, कोई चीज आपको रोक रही है लेकिन आपकी जो पावर, दो पीपल हैं ठीक है, दरवाजे की इस साइड और दरवाजे के दूसरे साइड, ठीक है, तो एक तरफ से जैसे दरवाजा बाहर की तरफ से कोई धक्का देके दरवाजे को खोलना चाहता है लेकिन पीछे से कोई दरवाजा को बंद करना चाहता है, वो आपका रेस्ट्रेन कर रहा है, उसको रोक रहा है राइट. और एक होता है आपका ड्राइविंग फोर्स की ड्राइव करके वो एक फोर्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से कोई उनको रेस्ट्रेन कर रहा है, कोई वो रोक रहा है कि दरवाजे के अंदर नहीं आना है. जब आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्ट्रांग होगा तभी आप जो रेस्ट्रेनिंग, जो पीछे से आपको रेस्ट्रेन कर रहा है, जो रोक रहा है अंदर घुसने से, कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाता है और वो जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्ट्रांग पड़ जाता है. मीन्स कि जो ड्राइविंग फोर्स अगर वो स्ट्रांग उससे होगा तभी वो उसको धक्का दे के अंदर जा पाएगा. सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमेशा जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्ट्रांगर होता है रेस्ट्रेनिंग फोर्स से, तभी आपको चेंजेस देखने को मिलती है. जो दरवाजा बंद था, आप ड्राइविंग फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो दरवाजा खुल चुका है, क्योंकि जो पीछे खड़ा था दरवाजे की, जो बंद कर रहा था दरवाजे को, वो वीक पड़ गया और ड्राइविंग फोर्स स्ट्रांग पड़ गया. राइट, सो ये हो गया कि जब चेंज आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब कि ड्राइविंग फोर्स स्ट्रांग था रेस्ट्रेनिंग फोर्स से. राइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा. आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया गया है. सो आपका वही ऑप्शन राइट होगा. सो देखेंगे कौन से में दिया गया है. ड्राइविंग फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन रेस्ट्रेनिंग फोर्स. दैट्स करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड. Examine the formula of dynamics of change given below, where C stands for change, A represents the level of dissatisfaction with the status quo, B indicates the clear desired goal, D refers to the practical first step, and X stands for cost of change. Formula C is equal to in bracket A B D is greater than X. Considering the formula, if A and B have high value but D is 0, what would be the result? So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. चेंज विल नॉट अकर एज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी वुड बी 0. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी किसी दूसरे सेशन में. अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को, अगर आपने कहीं देखा होगा इस क्वेश्चन को या फिर पढ़ा होगा, तो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है. इसका जो सही आंसर होगा, चेंज विल नॉट अकर एज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी
वुड बी 0. ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर. और इस क्वेश्चन को मैं सही से एक्सप्लेन करूंगी अनदर सेशन में, राइट? तब तक के लिए आप इसको ऐसे ही समझिए, राइट? अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट इन द 8 राइट ऑर्डर. आपको राइट ऑर्डर में लिखना है हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट को. पहला है ए मीका स्प्लिटिंग टेस्ट रूम. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को. बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन टेस्ट रूम. सी एक्सपेरिमेंट्स ऑन इल्यूमिनेशन. डी रिले असेंबली टेस्ट रूम. ई पर्सनल काउंसलिंग. एंड एफ मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम. आपको सही आंसर बताना है, इसका सही सीक्वेंस बताना है. सो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन कि सबसे पहले क्या आया था और सबसे लास्ट में क्या आया था. कभी कभी अगर क्वेश्चन आप अभी सपोज इस क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है या फिर समझा ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कभी कभी हमें ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिल जाता है. मौका इन द सेंस कि आप टेक्निक आपके पास अगर होती है तो आप ऑप्शंस में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 देख रहे हैं, राइट? तो आप देखेंगे कि ज्यादातर कॉमन किन 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 ऑप्शंस में है, ऑड किस में है और कॉमन, ऑड एंड इवन देखेंगे आप, ठीक है? ज्यादा कॉमन ज्यादा से ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, आप उसके बेसिस पे भी सही आंसर कर पाते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे सी डी ए एफ बी ई का सीक्वेंस है. वहीं पर बी दूसरे को देखेंगे सेकंड को सी बी ए एफ डी ई. तो दोनों में क्या देख रहे हैं कि लास्ट में ई ई दोनों में आ रहा है और स्टार्टिंग में ई सी सी दोनों में आ रहा है, राइट? और थर्ड नंबर पे सी डी ए के बाद एफ भी थर्ड नंबर पे आ रहा है और उसमें भी आप देख रहे हैं कि बी में भी आप देख रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन में भी देखेंगे कि थर्ड नंबर पे एफ ही आ रहा है. तो आपको तीन तीन जो ऐसे फेजेस हैं इसके वो आपको कॉमन दिख रहे हैं, सी एफ ई सी एफ ई. दूसरे में भी आपको सेम प्लेस पे देखने को मिल रहा है, राइट? सी में देखेंगे, थर्ड में देखेंगे सी, इसमें भी कॉमन है, सी सबसे पहले आएगा. ए फिर इसके बाद एफ आएगा, एफ भी इसमें कॉमन है और डी लास्ट में है, तो ये थोड़ा ऑड हो गया. लेकिन एफ एफ तीनों में अभी तक मेंटेन है, तीनों में एफ एफ, राइट? इसके बाद देखेंगे फोर, देखेंगे सी, इसमें भी सी पहला है और ई लास्ट में है. इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, राइट? कैसे कि आप तीन में देखेंगे कि चारों में आपका सी कॉमन है और तीन में ई कॉमन है. इसका मतलब कि ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अनकॉमन नहीं है, उसमें डी दे दिया गया है. इसका मतलब कि ये सही सीक्वेंस नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए. अब बचे तीन ऑप्शंस, तीन में भी अगर आप एक को भी और एलिमिनेट करते तो 50% का चांस बन जाता है. अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप चांस मार सकते हैं 50% में, राइट? तो उसमें 50% के चांस में आप या तो विन करेंगे या तो लूज करेंगे. लेकिन अगर वहीं पे थोड़ा सा टेक्निक और लगाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, राइट? सो ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लगाया जाता है कि एलिमिनेट करो पहले और फिर देखो कि क्या ये हो सकता है. अगर वो ये नहीं हो सकता है तो और क्या हो सकता है, उसका सब्स्टिट्यूट देखिए. इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ इस क्वेश्चन का. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सी डी ए एफ बी ई. किस तरह से देखेंगे, सी सबसे पहले देखने को मिलेगा एक्सपेरिमेंट्स ऑन इल्यूमिनेशन, राइट? सो सबसे पहले जो उनका एक्सपेरिमेंट था, हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले का जो जो उनका सबसे पहला फेज था दैट वाज एक्सपेरिमेंट ऑन इल्यूमिनेशन. सेकंड फेज था क्या था, दैट वाज डी रिले असेंबली टेस्ट रूम एंड डी था. इसके बाद आया ए मीका स्प्लिटिंग टेस्ट रूम. फिर आया एफ दैट इज मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम. उसके बाद आया बी बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन टेस्ट रूम एंड लास्ट में आया पर्सनल काउंसलिंग, ई, ऑप्शन नंबर ई. सो सही आपके सीक्वेंस वाइज हम बात करेंगे. सीक्वेंस क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट्स ऑन इल्यूमिनेशन. जो इल्यूमिनेशन के बेसिस पर उन्होंने क्या इफेक्ट था, इसका क्या इफेक्ट था, लाइटिंग के बेसिस पर क्या इफेक्ट है वो देखा उन्होंने. उसके बाद उन्होंने देखा दैट रिले असेंबली टेस्ट रूम देखा. फिर देखा मीका स्प्लिटिंग टेस्ट रूम देखा. उसके बाद देखा मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम. उसके बाद देखा बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन टेस्ट रूम एंड लास्टली क्या देखा, लास्टली पर्सनल काउंसलिंग पे बात की उन्होंने. सो आपका सही सीक्वेंस हो गया सी डी ए एफ बी ई would be the right sequence and option number 1 would be the right answer for this question. assertion and reason के क्वेश्चन को देखेंगे. assertion
और रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, दैट इज आप जब भी असर्शन को पढ़ते हैं, अब आप रीजन को पढ़ने के लिए बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ेंगे आप। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड यूनियन हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज इन्फ्लेशन। क्या कह रहा है कि ट्रेड यूनियन के पास पोटेंशियल होता है कि वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर सके। बिकॉज, आप बिकॉज लगा के पढ़ेंगे, बिकॉज क्योंकि यूनियन परसिस्टेंटली डिमांड अपवर्ड रिवीजन ऑफ वेजेस एंड देयर बाय इनहेंस परचेजिंग पावर ऑफ लेबर। तो जब आप बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर एक बार में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आप दोबारा पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, दोबारा पढ़िए। ट्रेड यूनियन हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज इन्फ्लेशन बिकॉज union persistently demand upward revision of wages and thereby change purchasing power of labor। so आप एक बार क्वेश्चन को शांत दिमाग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, राइट। आप एक बार फिर से खुद से पढ़िए इस क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड, ए इज राइट, आर एक्सप्लेन्स ए। असर्शन आपका सही है और जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements are true relating to payment of equal pay for equal work both for men and women? ठीक है। उसमें आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि कौन कौन सी जो आपके सामने जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन से सही हैं एज पर द इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन। दोनों के पे जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। मेन या वुमेन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, राइट। ये जो प्रोविजंस हैं ये किन किन में है, कौन कौन से ट्रू है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है ए, ILO adopted Equal Remuneration Act Convention number 100 in 1951. B, India ratified ILO's Equal Remuneration Convention 100 in the year 1956. C, provisions relating to equal pay for equal for work for both men and women are provided under the Article 42 of the Indian Constitution. And option number D, the Equal Remuneration Ordinance was promulgated on 26 September 1975. आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 A and D are correct, ऑप्शन नंबर 2 B and C are correct, ऑप्शन नंबर 3 A C D are correct and ऑप्शन नंबर 4 A B and D are correct। आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, खुद से एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को एंड देन यू विल जस्ट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड डी आर करेक्ट। देखेंगे कैसे। ILO ने कब अडॉप्ट किया था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, लाइक जो मेन एंड वुमेन का इक्वल पे होना चाहिए, किस आर्टिकल में और किस कन्वेंशन में बात की गई थी, किस स्पेशली किस कन्वेंशन में बात की गई थी, दैट इज ILO adopted इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन नंबर 100। कन्वेंशन नंबर 100 है इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, दैट इज इन कन्वेंशन नंबर 100 इन 1951। 1951 में बात की थी कन्वेंशन नंबर 100 की, जिसमें बात की गई थी इक्वल पे फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, राइट। बी देखेंगे, इसमें क्या है, सेम बात कही गई है लेकिन इसमें ईयर दिया गया 1956, दैट इज इनकरेक्ट। आपको करेक्ट पूछा था आपको, राइट। ये इनकरेक्ट हो गया, 56 नहीं है बल्कि ये 51 है। सेम ऑप्शन ए एंड बी सेम है, इन केस लाइक इन टर्म्स ऑफ ईयर ये गलत है, राइट। ईयर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज गिवन इन ईयर 1956, दैट इज इनकरेक्ट। ये था 1951 में। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट, लाइक ट्रू वन। एंड सी देखेंगे, provision relating to equal pay for equal work for both men and women are provided under the article 42 of the Indian Constitution। ये गलत है, ये इसमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी देखेंगे, the equal remuneration ordinance was promulgated on 26 September 1975, that is correct। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ए एंड डी आर करेक्ट, बाकी के जो बी और सी है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, राइट। आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा और आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आई हूँ आपके सामने, जिनमें से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। उन पे हम अपकमिंग सेशन में बात करेंगे।
So thank you so much for watching me. Thank you very much.